आज हम करने वाले हैं 20 इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जी हाँ, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद द डायग्राम आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा और आप अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज। इनमें से कौन सा मिरर है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है? तो इनमें से सभी यानी कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, तीनों के तीनों ही वर्चुअल इरेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बशर्ते बात ये होती है कि कौन छोटा करता है, कौन बड़ा करता है, कौन बराबर करता है। तो आपको मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर डायग्राम में, पहला है वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जितनी दूरी पर रखी जाती है उतनी दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पे अच्छे से देख भी सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसके बीच के डिस्टेंस के बराबर है और इसकी जितनी हाइट है उतनी ही ऑब्जेक्ट की भी हाइट है। इसका मतलब प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा इमेज बनता है और सेम डिस्टेंस पर भी बनता है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। पहले एक सीधी रे गई है परपेंडिकुलर टू द मिरर, फिर वापस उसी से आई, फिर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया, फिर एक रे यहाँ से गई इधर गई, फिर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया, एक रे यहाँ से आई ऐसे गई पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ऐसे मिलकर इस पॉइंट ई का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से इस पे स्थित हर एक पॉइंट का फॉर्मेशन होता है और हमारा प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। प्लेन मिरर से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है। प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव में 1 होता है। ठीक है, और फिर पूछता है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। देखिए प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। कैसे होता है? क्योंकि हर एक प्लेन यानी हर एक राइट स्ट्रेट लाइन एक सर्कल का पार्ट होता है। जैसे ये एक इस समय सर्कल है, ठीक। अभी मैं इतने पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, सॉरी, अभी मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ और 1 सेकेंड। आप देखिएगा, अब मैं इसको इरेज कर दूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। 1 सेकेंड में ऐसे नहीं, देखिए ये अभी एक स्ट्रेट लाइन है, बट इसको अगर मैं इसी स्ट्रेट लाइन से एक ऐसे में सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो हर एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल का पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये भी एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल का पार्ट है। तो ये इतना बड़ा सर्कल होगा कि जिसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, इसलिए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक, और अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी हो। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी होती है तो वहाँ पे एक लाइट रे हम सीधे सेंटर की तरफ पास करते हैं, यहाँ से जाती है, फिर टकरा कर सेंटर की तरफ जाती है, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, फिर एक फोकस की तरफ पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कॉनकेव मिरर में जब इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो इनलार्ज होता है। ठीक, फिर आगे है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा वर्चुअल ही होता है, बट इमेज से ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा होता है और वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में रखा बनता है। ठीक है, वो इन्फिनिटी पे तब बनता है जब वो
वो फोकस पे तब बनता है जब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। जैसे ही इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है वो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में बनता है और ऑलवेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनता है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से तीनों इमेज का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, प्लेन मिरर से, कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से। हाँ बोला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल का पार्ट होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन कितने बड़े सर्कल का पार्ट होगा ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। वो पृथ्वी जितना भी बड़ा हो सकता है, वो यूनिवर्स इतना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। और देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, रियल तो होता नहीं है, इन्वर्टेड नहीं होता, सेम साइज भी नहीं होता, वो केवल वर्चुअल ही होता है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर हो गया डायोप्टर। और कॉनकेव लेंस इज, यहाँ पे गलती से कॉन्वेक्स मिरर का इमेज आ गया है। तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से होता है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये क्या करता है, अगर पैरेलल लाइन आती है तो ये इसको डाइवर्ज कर देता है कुछ इस तरीके से, इन्हें पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे मिल जाते हैं, वो इसका क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये लाइट को डाइवर्ज कर रही है, इसीलिए कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। वही अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए, ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करते हैं, नहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसीलिए ये क्या हो गई, कन्वर्जिंग लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। बट वहीं मिरर में इसका उल्टा हो जाता है, मिरर में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर हो जाता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, मिरर में उल्टा होता है, लेंस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है? देखिए, जब कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये 2f पे इमेज रखी गई है और इसका फॉर्मेशन होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट 2f पे रखी जाती है तो उसका फॉर्मेशन 2f पर ही होता है और वो भी सेम साइज का होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट इस तरीके से मीट करती हैं, इसलिए वो सेम साइज का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ वही जो ऊपर, वही स्नेल्स लॉ मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन ऑफ सी अपॉन बी, यही होता है स्नेल्स लॉ। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर डी। यहाँ पे अब इमेज में भी देख सकते हैं डायग्राम, स्नेल्स लॉ आप देखेंगे, स्नेल्स लॉ कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, तो मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा इक्वल टू होता है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा 2। यही होता है स्नेल्स लॉ, जो कि यहाँ पे दिया गया n1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू n2 इंटू साइन थीटा। ये होता है आपका स्नेल्स लॉ। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो मैग्नीफिकेशन इमेज का ऑब्जेक्ट के साथ रेशियो होता है। ठीक, तो जो मैग्नीफिकेशन होता है वो इमेज का ऑब्जेक्ट के साथ रेशियो होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
अगर मिरर की बात होती है तो वो -v/u होता है, और लेंस की बात होती है तो केवल v/u होता है। आपको यहाँ पे साइन का बिल्कुल ध्यान देना होगा कि जो मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, और लेंस के लिए v/u, और हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी है वो किस पे बेस है, लेंस के बेस पे है। अगर मिरर के बेस पे क्या होता है, -v/u होता है मैग्नीफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मायोपिया लेंस यूज। मायोपिया के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखती है बट दूर की वस्तु नहीं दिखती है, उसका फार पॉइंट होता है। वैसे तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, बट मायोपिया का एक फिक्स पॉइंट होता है। उस फिक्स पॉइंट के उधर वो देख ही नहीं सकता, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। अगर ये नॉर्मल आई होता तो पूरा इन्फिनिटी तक का देख लेता, लेकिन ये इसको मायोपिया हुआ है, इसलिए इसका फार पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट होता है, जैसे 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो मायोपिया में केस में क्या होता है, व्यक्ति पास की वस्तु तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु उसे ठीक से दिखाई नहीं देती। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए यूज किया जाता है कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस क्या करता है कि जो उसका फिक्स फार पॉइंट, यानी जो रे इन्फिनिटी से आती है ना, उसका फार जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखी गई हो, उसका फॉर्मेशन उस फार पॉइंट पे करता है ताकि वो उसको आसानी से देख सके। क्योंकि ये जो मायोपिक आई है वो इसी फार पॉइंट पे रखी वस्तु को देख सकता है। तो ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, इस तरीके का इसका फोकल लेंथ होता है कि ये इन्फिनिटी पे ही रखी वस्तु को इस फार पॉइंट पे बना देता है ताकि मायोपिक आई उसको आसानी से देख सके। आप यहाँ पे डायग्राम दूसरे में देख सकते हैं कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के आगे हो रहा है। तो जब रेटिना के आगे हो रहा है तो वस्तु अच्छे से नहीं देख पाएगा। इसी चीज़ को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। तो आपको ध्यान देना है, मायोपिया को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि मायोपिया के कॉजेज़ बताइए, मायोपिया किसके कारण होता है। तो पहला चीज़ ये कि अगर आई बॉल बढ़ जाए, आई बॉल बढ़ जाता है तो फोकस ऑटोमेटिकली रेटिना के आगे जाता है, तब मायोपिया की सिचुएशन उत्पन्न होती है। सेकेंड थिंग इज ये, जब लेंस का यानी कि आई लेंस का फोकल लेंथ घट जाता है। जब आई लेंस का फोकल लेंथ घट जाता है तो वो भी रेटिना के आगे फॉर्मेशन करने लगता है। तो ये दो कॉज हैं जब कोई मायोपिक आई को प्रॉब्लम होती है। तो आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। सो द मायोपिक आई को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का, और हाइपरमेट्रोपिक आई को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जब हम रात में आसमान में देखते हैं तो तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। जो तारे होते हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जैसे लगता है वो अपने स्थान पे हिल रहे हो। तो वो किसके कारण होता है? आखिर तारे तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना हिलते होंगे, लेकिन तारे हमें इधर उधर हिलते हुए क्यों दिखाई देते हैं? वो हमारी एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन के कारण होता है। एटमॉस्फेयर में जो ऊपर होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आते हैं उनको डेंसर मीडियम मिलता है। और आपको पता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो हमेशा टेम्परेचर और वाइंड के प्रेशर से
चेंज होता रहता है, जिसके कारण कभी लाइट इधर तो कभी लाइट इधर, कभी लाइट इधर, कभी लाइट कभी इधर कभी इधर, यानी इधर उधर लाइट करती है, जिसके कारण हमें स्टार्स कभी यहाँ दिखाई देंगे तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। वो अपने ही आजू बाजू में इधर उधर बनते दिखाई देते हैं, चूँकि वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उनका पोजीशन चेंज इतनी फास्ट होता है कि वो ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होता है? तो रिफ्रैक्शन के कारण। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिरर फार्मूला। देखिए, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला आपको याद होने चाहिए। मिरर फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में बनाया गया है, 1/f = 1/v + 1/u। और मैग्नीफिकेशन मिरर के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और v अपॉन यू, v और u के टर्म में -v/u। अगर लेंस फार्मूला पूछता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता। तो ये आपको ध्यान देना है। मिरर फार्मूला में 1/f = 1/v + 1/u, लेकिन लेंस फार्मूला में 1/v = 1/v - 1/u। और मैग्नीफिकेशन के लिए मिरर के लिए -v/u, और लेंस के लिए केवल और केवल v/u। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिरर फार्मूला की बात की गई है, तो 1/f = 1/v + 1/u, और 1/f = 1/v - 1/u ये लेंस फार्मूला है, ठीक। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, आ भी गया लेंस फार्मूला, आप अच्छे से बता सकते हैं। ऊपर की तरफ मैंने भी बताया आपको, 1/v - 1/u = 1/f। ये आगे जाकर आपको प्रूफ भी करना होगा, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में ये नहीं है, तो आपको अभी नहीं जाना चाहिए। आपको पूरी तरह से बोर्ड पे फोकस करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेंस फार्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है डायग्राम की मदद से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? हेडलाइट में, सेविंग में, रियर व्यू में, सोलर फर्नेस में। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर आप लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, वो पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोटे में करके दिखाने के लिए किसका यूज होगा? कॉनकेव का तो होगा नहीं, क्योंकि कॉनकेव तो इनलार्ज बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स क्या करता है? बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोटे छोटे रूप में बदल कर आपको दिखाता है, वो भी सीधा। इसीलिए रियर व्यू मिरर में जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। साथ ही जो कॉन्वेक्स मिरर का व्यू ऑफ फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को छोटे जगह में दिखाना, ये काम होता है कॉन्वेक्स मिरर का। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियर व्यू मिरर। और बाकी सब हेडलाइट्स, सेविंग और सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। किसका? कॉनकेव मिरर का, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट मैक्स इन। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में, 3,00,000 किलोमीटर/सेकेंड। आप सोच नहीं सकते कि 1 सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर लाइट चलती है, वो भी वैक्यूम में। जैसे जैसे इसको डेंसर मीडियम मिलेगा उसकी स्पीड घटती जाएगी। एयर में भी होता है, लेकिन एयर में थोड़ा सा इससे कम होता है, वैक्यूम में बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में वैक्यूम ना हो तो आप वहाँ पे एयर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, क्योंकि लगभग स्पीड बराबर ही होता है। इमेज बाय प्लेन मिरर, अभी मैंने आपको बताया ऊपर की इमेज बाय प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज, और सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर भी होता है, ठीक। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनिटी।
तो मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर का तो इन्फिनिटी होता है, बट कॉनकेव मिरर का क्या होता है। देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, चाहे लेंस हो या मिरर हो, कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, और चाहे लेंस हो या मिरर हो, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए कैसे होता है, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके का होता है, कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जिस सर्कल का पार्ट है उसका सेंटर कहाँ है, सेंटर ये है, यानी कार्टेशियन प्लेन में देखें तो इसका सेंटर कार्टेशियन प्लेन के नेगेटिव साइड में है। अगर कार्टेशियन प्लेन के नेगेटिव साइड में यानी फोकस भी नेगेटिव साइड में होगा, इसीलिए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसका सेंटर इधर होता है, जो कि कार्टेशियन प्लेन के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है। ठीक ठीक तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं रे फ्रॉम डिटरमाइन कैसे किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब फॉर माई हाइपरमेट्रोपिया, अभी आपने देखा ऊपर हमने आपको बताया था कि मायोपिया में क्या कंडीशन होता है, जब कोई व्यक्ति पास की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता अच्छे से। और हाइपरमेट्रोपिया ठीक मायोपिया का उल्टा होता है। वो तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है दूर की वस्तु तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तु नहीं देख। वैसे तो नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, बट हाइपरमेट्रोपिया का कोई फिक्स पॉइंट होता है नियर पॉइंट, इसके अंदर वो देख ही नहीं सकता। इसके अंदर कहीं भी वस्तु रखी गई हो वो नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि इसका इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो रेटिना के पीछे होता है। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है, इसलिए व्यक्ति उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। आप डायग्राम दूसरे में देख सकते हैं। और इसको दूर करने के लिए जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का। वो क्या करता है, वो इस ये नियर पॉइंट के अंदर पे रखी किसी भी वस्तु को हाइपरमेट्रोपिया के नियर पॉइंट पे बनाता है, ताकि वहाँ तक की तो वस्तु हाइपरमेट्रोपिक आई देख ही सकता है लेकिन उसके अंदर की नहीं देख सकता। तो वो उसके अंदर की वस्तु को वहाँ पे बनाता है ताकि वो डायरेक्टली उसके रेटिना पे फोकस कर सके, क्योंकि वो इस पॉइंट को डायरेक्टली रेटिना पे फोकस कर सकता था लेकिन इसके नीचे जितने भी पॉइंट हैं उसको रेटिना के पीछे करता है। इसलिए उसने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया ताकि वो यहाँ पे रखी वस्तु का इमेज यहाँ पे बनाए और यहाँ पे रखी वस्तु का इमेज इसके रेटिना पे आसानी से बन जाए। ठीक, यहाँ पे एक और सवाल पूछता है कि हाइपरमेट्रोपिया का कॉज क्या होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का कॉज जैसे मायोपिया का था वैसे हाइपरमेट्रोपिया का, बस उसके उल्टा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस सेशन का। क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 अंश हो जाता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसे ये धीरे धीरे नॉर्मल से दूर हटता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब वो एकदम सीधा चला जाएगा, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा। और एक समय ऐसा आएगा जब वो उसको पार कर जाएगा। तो जब वो अलोंग द एक्सिस हो रहा था तभी जो एंगल बन रहा था वही क्रिटिकल एंगल है। और क्रिटिकल एंगल जो डिपेंड करता है वो मीडियम और वेवलेंथ दोनों पर ही डिपेंड करता है कि लाइट का वेवलेंथ क्या है और वो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। क्रिटिकल एंगल तभी बनता है जब कोई रे डेंसर से रेयर की तरफ जाती है ताकि वो नॉर्मल से धीरे धीरे दूर हट जाए, इतनी दूर हट जाए कि वो नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करे। तो इस तरीके से वो जो
इंसिडेंट एंगल होता है वही आपका क्रिटिकल एंगल हो जाता है, ठीक। और जब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तब लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये इस समय ये 48.75 गया था क्रिटिकल एंगल, ये 50 डिग्री क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, इसलिए वो उसी मीडियम में वापस चली गई। आप इस डायग्राम को फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये क्रिटिकल एंगल है और ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, और ये ट्रांसपेरेंट है फिर भी रिफ्लेक्ट हो जा रही। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा रेयर है इसलिए, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया था और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। तो आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।